हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एच टेट 2024 के लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्स, जो आपके मात्र 30 क्लासों में फुल कोर्स आपको प्रोवाइड कराएगा। 30 क्लासों में आपका पूरा कोर्स कवर होगा। डेली आपको क्लासेस मिलने वाली हैं और 7 पीएम पर। आज क्लास फर्स्ट होगी और इसके साथ आप ये ना सोचे कि यहाँ पर तो कॉमर्स की तैयारी हो रही है, जबकि पार्ट 1 भी होता है, पार्ट 2 भी होता है, पार्ट आपका 3 भी होता है और पार्ट 4 भी होता है। तो देखिए, पार्ट फर्स्ट में क्या होता है आपका, इसमें पेडागोजी के 30 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें पेडागोजी होती है। पार्ट सेकंड में आपकी लैंग्वेज होती है, जिसमें कि हम आपको हिंदी और इंग्लिश की भी तैयारी कराएंगे और साथ में आपकी जनरल स्टडीज की भी हम तैयारी कराने वाले हैं। और पार्ट 4 आपको पता ही है, वो अपना कॉमर्स होता है, जिसके 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको इस चैनल पर कंप्लीट तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। एकमात्र यही ऐसा चैनल है जहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी तेजी से फुल कवर करा रहा है आपका कोर्स। यहाँ पर आपको इन सब्जेक्ट के लिए भी, मतलब पेडागोजी प्लस आपकी लैंग्वेज और साथ में आपकी जीएस, इनकी भी क्लासेस आपको साथ साथ मिलेंगी। क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। कॉमर्स की बात करेंगे पहले हम। इस वीडियो में कॉमर्स की बात होगी। थंबनेल से ही आपको पता लग रहा है। तो देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैपिटल अकाउंट कम्स अंडर विच कॉन्सेप्ट? कौन सा पूंजी खाता किस अवधारणा के अंतर्गत आता है? तो देखिए, सेपरेट बिजनेस एंटिटी या अकाउंटिंग पीरियड, अर्निंग या रिकवरी। पृथक व्यवसाय अवधारणा जो होती है वो कहती है कि बिजनेस, आपका बिजनेस और ओनर, बिजनेसमैन, ये दोनों सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं। अगर बिजनेस में ओनर पैसा लगाता है, कैपिटल इन्वेस्ट करता है, तो बिजनेस उसको, उस पैसे को लाभ के साथ वापस करेगा। इट मीन्स बिजनेस अलग है किससे? ओनर से। तो ये अलग है। ये अलग की बात किस में आती है? ये आती है आपका सेपरेट बिजनेस एंटिटी में या सेपरेट बिजनेस में, पृथक व्यवसाय में। तो जो पृथक व्यवसाय की अवधारणा होती है, उसके अकॉर्डिंग आपका कैपिटल अकाउंट अलग से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथक पुष्टिकरण विधि को अपनाया जा सकता है। डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर कैन बी अप्लाइड टू। तो किसके लिए अप्लाइड किया जा सकता है? डेटर्स के लिए ओनली, क्रेडिटर्स के लिए, या इन दोनों के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा आपका सी, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स दोनों, देनदार और लेनदार दोनों के संबंध में आप प्रत्यक्ष पुष्टिकरण की विधि को अपना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी विशेष उद्देश्य के लिए जो प्राप्त दान होते हैं, जो डोनेशन मिलती हैं, डोनेशन रिसीव्ड होती हैं फॉर अ स्पेशल पर्पस, विल बी टेकन टू। तो उनको कहाँ पर लिखा जाता है? तो देखिए, यहाँ पर बात हो रही है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। इसमें क्या होता है, जितने भी स्पेसिफिक आपके डोनेशन मिले जाते हैं, ठीक है, या सब्सक्रिप्शन मिले जाते हैं, वो एक स्पेशल पर्पज के लिए होते हैं और वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए लाइबिलिटी होती हैं और उनको लाइबिलिटी में शो किया जाता है, मतलब बैलेंस शीट में। तो ऑप्शन क्या होगा सही? इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं, एसेट साइड में नहीं, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट बिल्कुल सही। ऑप्शन आपका 3 सही होगा। देखिए, यहाँ कम समय में हमारी कोशिश होगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड किया जाए मटेरियल, ताकि आपकी तैयारी बेस्ट हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कह रहे द प्रॉफिट रेशो ऑफ एबीसी, who are partner in a firm 4:3:2, after the D admitted, their sacrificing ratio will be। कह रहे हैं ए, बी और सी तीन पार्टनर हैं। प्रॉफिट कैसे बांटते हैं? ये 4:3:2 में ये प्रॉफिट को अपना बांटते हैं। ये शामिल किसको कर लेते हैं? डी को शामिल कर लेते हैं। तो अब कितने पार्टनर हो जाएंगे? 4 पार्टनर हो जाएंगे। अब डी को कितना देना है वो नहीं बताया है, डी को कैसे देना है वो नहीं बताया है। तो पूछा ये है कि बताइए, इस डी को ये किस रेशो में
सैक्रिफाई करेंगे, किस रेशो में डी को हिस्सा देंगे। तो जब क्वेश्चन साइलेंट होता है, डी के बारे में कुछ नहीं कहा, इसका मतलब ये अपने ओल्ड रेशो में ही सैक्रिफाई रेशो और इनका ओल्ड रेशो इक्वल होता है। तो आपको याद रखना है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो होगा वो इजिकल टू होता है आपके सैक्रिफाई सैक्रिफाई रेशो के। ठीक है, तो यहाँ पर ओल्ड रेशो क्या है आपका 4:3:2, तो इनका सैक्रिफाई रेशो भी 4:3:2 ही होगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है आपसे इनमें से कौन सा आयगत व्यय है, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। देखिए आपके तीन एक्सपेंडिचर होते हैं। पहला है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पहला क्या है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरा क्या है आपका डेफर्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, और एक होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो जितने भी आप मशीन वगैरह के लिए मशीन परचेज कर रहे हैं, फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, तो ये क्या है फिक्स एसेट हैं आपकी। इनके लिए परचेज करने में जो आप धन खर्च कर रहे हैं, ये जो खर्चा है आपका ये होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्योंकि इसका बेनिफिट बिजनेस को कई कई साल तक मिलता है। अगर आप आज मशीन खरीद रहे हैं तो कई कई साल तक बिजनेस में इसका यूज होगा, इसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो खर्चा तो आपने आज किया है, मशीन तो आपने आज खरीदी है, इस साल में खरीदी है, लेकिन बेनिफिट इसका कई कई साल तक मिलता रहेगा। तो इनको कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरा है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जिसका बेनिफिट केवल एक ही अकाउंटिंग पीरियड में मिलता है। जैसे आप किसी एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं, ठीक है, तो सैलरी क्या कई कई साल तक काम करेगी, हर साल मांगेगा, वो हर साल मांगेगा। तो ये रेवेन्यू नेचर के हो गए। आप गुड्स बना रहे हैं, गुड्स तैयार करके आप बेचने जा रहे हैं, तो आप फ्रेट दे रहे हैं, आप किराया दे रहे हैं, भाड़ा दे रहे हैं। तो ये फ्रेट जो है, भाड़ा जो है, ये इसी साल काम करेगा, कई कई साल तक इसी भाड़े में आप सामान ढोते रहोगे? नहीं, हर साल काम करे, हर साल अलग अलग होगा। एक बार खर्चा करके कई साल तक प्रॉफिट नहीं होने वाला, बेनिफिट नहीं होने वाला। तो ये होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे आप मशीन की रिपेयर हर साल कराओगे तो रिपेयर क्या हो जाएगी आपकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर मशीन को आज आज ही खरीद रहे हो और अभी आपने चालू नहीं करी, आज ही उसको रिपेयर करा रहे हो, तो इसका मतलब वो होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो मशीन में ही इंक्लूड हो जाता है। ये भी आपको याद रखना है। जैसे आपने 1 लाख रुपए की आज मशीन खरीदी है और इसकी रिपेयर में आपने 10,000 रुपये और लगा दिए हैं, आज ही मशीन अभी चालू नहीं हुई है और तब जाकर मशीन आपकी चालू हुई है, तो इसकी जो कॉस्ट होगी मशीन की वो 1,10,000 होगी। इसका मतलब टोटल जो मशीन की लागत होगी वो 1,10,000 होगी। लेकिन अगर रिपेयर आप ये तो 10,000 तो आज ने आपने आज रिपेयर कराई है, अगर इस मशीन को चलाते चलाते 4 साल बाद फिर रिपेयर कराते हो या आगे 3 साल बाद रिपेयर कराते हैं, तो वो कैसे होंगे, वो रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर होंगे, क्योंकि वो हर साल होंगे। और उसके बाद डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे खर्चे होते हैं तो रेवेन्यू नेचर के ही, लेकिन जिसको आप एक साल में टोटल अमाउंट नहीं दिखा सकते, इसका अमाउंट ज़्यादा बड़ा होता है। जैसे कि आपका एडवर्टीजमेंट, तो एडवर्टीजमेंट में क्या होता है, बड़ा सा खर्चा होता है और उसको हर साल थोड़ा थोड़ा करके हम रिटर्न ऑफ करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो ये होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब देखते हैं यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा। आपने रिपेयर कराई है, और वो भी कब, मशीन को जब आपने सेकंड हैंड एसेट आपने परचेज किया है और उसको वर्किंग कंडीशन में लाना है, मतलब उसको चालू करना है, तो आज ही आप रिपेयर करा रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। आपसे पूछा क्या है, आपसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पूछा है। दूसरा देखते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। आपने व्यापार शुरू किया है अपना, आज जो प्रारंभिक व्यय हुए हैं तो वो भी एक ही बार होंगे, बार बार नहीं होने वाले। जिंदगी भर इसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा, इसका बेनिफिट मिलेगा, तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कॉस्टिंग ऑफ शेयर डिबेंचर, आपने डिबेंचर शेयर इशू कराए हैं और ये डिबेंचर आपको जिंदगी भर क्या करेंगे, आपको फायदा देंगे। ये डिबेंचर आप इससे पैसे से बिजनेस करेंगे, तो ये भी क्या होगा, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। लेकिन अगर आपने लीगल एक्सपेंसेस दिए हैं, किसी कोई सूट हुआ है, फाइल आपने किसी कंप्यूटर ने आप पर क्या कर दिया, मुकदमे के बीच बचाव हेतु आपने कानूनी व्यय किया है, मुकदमा हो गया और उसके लिए उसको निपटारे के लिए आपने जो खर्च किया है, अब अगर अगली साल मुकदमा होगा तो क्या यही खर्चा काम कर जाएगा, नहीं, उसका अलग होगा। तो इसलिए ये होगा आपका
ये रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मास्लो निवासी थे, मास्लो जिसने नीड थ्योरी दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट इसकी बात ये कि इन्होंने क्या दी थी, नीड थ्योरी दी थी। कि मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती थी उसको इन्होंने एक पिरामिड बनाया और इस पिरामिड में रखा कि सबसे पहले कौन सी आवश्यकताएं पूर्ति करना चाहता है मनुष्य, दूसरा किसकी पूर्ति करना चाहता है, और फिर किसकी पूर्ति करना चाहता है। इस तरह से इन्होंने एक पिरामिड दिया था। बहुत ही इनका नीड थ्योरी फेमस है। तो इनको पूछा है कि बताइए कहाँ के रेजिडेंट्स थे, कहाँ के निवासी थे। तो ये निवासी थे आपके ऑप्शन ए, इंग्लैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र की कल्याण आधारित परिभाषा। देखिए वैसे तो ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी यहाँ भी पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। तो ये अर्थशास्त्र की जो कल्याण पर आधारित परिभाषा थी वो दी थी आपके मार्शल ने, एल्फर्ड मार्शल ने। ए फॉर एल्फर्ड मार्शल ने। ठीक है, ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोकड़ बजट तैयार करने की एक विधि नहीं है। तो परफॉर्मा बैलेंस, या आपका एडजस्टमेंट नेट इनकम मेथड, या आपका रिसीट एंड पेमेंट मेथड, या आपका कैश साइकिल मेथड। तो रोकड़ चक्कर विधि जो होती है ये कोई विधि नहीं होती है आपकी बजटिंग की। कैश बजट की ये कोई विधि नहीं होती है। बाकी ये सभी ये सभी क्या होती हैं, कैश बजट की विधि होती हैं। तो यही पूछा था कौन सी नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस्टिंग का मुख्यतः अंग है, जो बस्टिंग होती है मेनली इज अ पार्ट ऑफ। तो ये किसका पार्ट होता है, क्या ये प्लानिंग का होता है, ऑर्गेनाइजिंग का होता है, कंट्रोलिंग का होता है, कोऑर्डिनेटिंग का होता है। तो ये होता है नियोजन का। आप नियोजन करते हैं, प्लानिंग करते हैं, और बजट में भी तो आप प्लानिंग करते हैं कि आप जो बजट बना रहे हैं उसमें कितनी कहाँ से आपको इनकम होगी और कहाँ आप खर्चा करेंगे। तो वो भी क्या है, प्लानिंग ही तो हुई। तो वो पार्ट होता है आपका प्लानिंग का ही। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो वो कहा जाता है आपके एडम स्मिथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नया साझेदार अपने भाग की ख्याति के रूप में नकदी लाता है, यह राशि पुराने साझेदारों में बांटी जाएगी। देखिए दो पार्टनर हैं ए और बी, ये किसी तीसरे पार्टनर सी को भी शामिल कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये जो तीसरा पार्टनर आ रहा है ये अपना प्रॉफिट लेने के लिए गुडविल लेकर आएगा। गुडविल मतलब उनके लिए एक तरह से इनाम होगा, क्योंकि वो इसके लिए कुछ अपना सैक्रिफाई करेंगे, कुछ पार्ट छोड़ेंगे, और भी पुराने पार्टनर्स नए वालों के लिए अपने हिस्से में से कुछ छोड़ेंगे। तो उसके बदले में जो नजराना वो लाता है, जो गिफ्ट लाता है, उसको गुडविल कहते हैं। तो वो जो गुडविल लेकर आएगा तो उसको कह रहे हैं कि बताओ वो गुडविल पुराने साझेदारों में जैसे ए और बी हैं, तो इन ए और बी में ये कैसे बांटेंगे उसको। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटेंगे, इक्वल रेशो में बांटेंगे, क्या रेशो ऑफ कैपिटल में बांटेंगे, सैक्रिफाई रेशो में बांटेंगे। तो वो बांटेंगे सैक्रिफाई रेशो में। जो जितना छोड़ेगा आने वाले के लिए उतना वो गुडविल में से हिस्सा लेगा। जैसे अगर यहाँ पर हम बात करते हैं कि इनका ए और बी थे दोनों, भाई ये 2:1 में अपना सैक्रिफाई करते हैं। ये 2:1 के रेशो में किसको दे देते हैं अपना हिस्सा, सी को दे देते हैं। तो सी जो भी गुडविल, अगर 30,000 गुडविल ला रहा है तो उसका 20,000 तो लेगा ए और 10,000 लेगा बी। मतलब सैक्रिफाई रेशो में ही बांटते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ख्याति सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। डॉग गुडविल, कैट गुडविल, रैट गुडविल, या काउ गुडविल। तो देखिए सबसे अच्छी जो मानी जाती है, देखिए काउ गुडविल पहली बात तो नहीं होती है आपकी। यहाँ पर जो गुडविल सबसे अच्छी मानी जाती है वो आपकी कैट गुडविल मानी जाती है। अब कैट गुडविल कैसी होती है, डॉग गुडविल तो ऐसी होती है जहां ओनर जाएगा, जहां मालिक जाएगा उसी के साथ ये वहीं ये उसी के साथ चली जाती है। ठीक है। कैट गुडविल ऐसी होती है मालिक कहीं भी जाए लेकिन ये अपनी जगह को, जिस जगह बिल्ली रहती है ये उसको जगह को नहीं छोड़ती। गुडविल वहीं रहती है, पुराने ग्राहक वहीं जाएंगे चाहे मालिक कोई भी हो। रैट गुडविल का ना ये पता होता है, कहीं कभी ये मालिक के साथ चली जाती है और कभी ये वहीं रह जाती है, इसका कुछ पता नहीं होता। ठीक है, तो ये रैट गुडविल सबसे बेकार मानी जाती है। तो सबसे अच्छी मानी जाती है आपकी कैट गुडविल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेटेंट कॉपीराइट ख्याति के मूल्य में आने वाली कमी को लेखा करने को कहते हैं। तो देखिए अगर आपकी मशीन कम होती है, अगर आपकी मशीन की वैल्यू कम होती है, तो अगर मशीन की वैल्यू कम होती है तो उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। लेकिन यहीं पर ही अगर आपकी
ऐसी, ये तो है मशीन टेंजिबल फिक्स एसेट। अगर टेंजिबल फिक्स एसेट की वैल्यू में फॉल आता है तो उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। लेकिन अगर इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू में फॉल आता है तो उसको हम अमोर्टाइजेशन कहते हैं। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। डेप्लेशन क्या होता है? अगर आपकी नेचुरल रिसोर्सेज की वैल्यू में कमी आ जाती है उसको डेप्लेशन कहते हैं। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अमोर्टाइजेशन कहते हैं अगर इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू में कमी आती है, और टेंजिबल की में आती है तो उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभिक रहतिया ज्ञात करने का समीकरण है। जो क्लोजिंग स्टॉक आप ज्ञात करते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है? तो वो फॉर्मूला होता है आपका, देखिए आपको देखना है, अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, क्या फाइंड करना है आपको? क्लोजिंग स्टॉक। तो उसके लिए आप क्या करते हैं? देखिए आपको पता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये फॉर्मूला होता है। अब आपसे पूछ रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक बताइए। तो अगर हम क्लोजिंग स्टॉक को इधर ले आते हैं और सीओजीएस को इधर ले आते हैं तो क्या बन जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक तो इधर आ जाएगा, इधर क्या बचेगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये कहाँ पर आ रहा है? ओपनिंग स्टॉक। आप देखिए इधर ओपनिंग स्टॉक है तो ओपनिंग स्टॉक को यहाँ छोड़ रहे हैं। हमें निकालना है, यहाँ पर हमसे पूछा है क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ है? ये रहा। अब अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना है तो आप इसके अकॉर्डिंग देखेंगे क्लोजिंग स्टॉक में ये सभी चीज आपस में प्लस हैं, बस सीओजीएस माइनस है। तो यहाँ पर सीओजीएस देखो प्लस में दी हुई है तो ये तो फॉर्मूला गलत है। यहाँ पर सीओजीएस क्या है? यहाँ भी प्लस में है सीओजीएस। क्लोजिंग स्टॉक अगर हमें निकालना है तो यहीं छोड़ना पड़ेगा, इधर उधर ले जाना पड़ेगा। तो ये भी गलत है आपका। और यहाँ पर देखेंगे क्लोजिंग स्टॉक निकालना है तो ये भी उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक। और अगर आपका ओपनिंग स्टॉक है ही प्लस में, ठीक, ये माइनस में हो जाएगा। और टोटल परचेज ये उधर जाकर माइनस होगा, ये गलत हो जाएगा तो ये भी नहीं है। और अगर इसको आप देखेंगे ओपनिंग स्टॉक तो यहाँ आपका, इसमें आप देखेंगे तो आपको निकालना है क्लोजिंग स्टॉक, तो यहाँ पर आप छोड़ेंगे क्लोजिंग स्टॉक को, इसको नेट परचेज को उधर प्लस हो जाएगा, ठीक है प्लस ही हो रहा है। और इधर क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा, बिल्कुल माइनस ही हो रही है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, परचेज प्लस है। तो इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला करेक्ट होगा आपका। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। करेक्ट फॉर्मूला ये होता है, इसी को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, मतलब पक्षांतर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माल के आयात हेतु विदेश विनिमय स्वीकृत करता है। देखिए आपको इंपोर्ट करना है दूसरे देश से, ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज कौन आपको स्वीकार करेगा? तो वो करता है जो भी सेंट्रल बैंक होता है देश का। अब हमारा कौन सा सेंट्रल बैंक है? हमारा है आरबीआई। आरबीआई ऑप्शन बी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि अंश का अंकित मूल्य 10 रुपये है, मतलब शेयर का जो फेस वैल्यू है, शेयर की फेस वैल्यू वो 10 रुपये है, 10 रुपये का आपका शेयर है, प्रति अंश आय 4 रुपये है, और आय कितनी हो रही है? 4 रुपये इनकम होनी है, इससे 4 रुपये इनकम होनी है। लाभांश 2 रुपये है, 2 रुपये क्या है? आपका डिविडेंड है। तो पूछ रहे हैं लाभांश भुगतान अनुपात क्या होगा? तो इसका वैल्यू हो जाएगी आपकी, आपका कितना है? आपका अंश की प्रति आय दी हुई है लाभांश दिया हुआ है आपका 2 रुपये, और आय आपकी, आय जो दी हुई है प्रति अंश आय वो है आपकी 4 रुपये, इंटू अगर परसेंट में करना हो 100, तो ये आ जाएगा आपका 50%। कितना आ जाएगा? 50%। आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राप्ति भुगतान खाता सारांश है। रिसीट एंड पेमेंट जो एनपीओ में बनाया जाता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है, ये समरी होता है किस चीज की? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ये किसकी होता है? देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो खर्चे और इनकम दिखाई जाती है। कैश बुक की, बिल्कुल सही, कैश बुक की ये समरी होता है, ये बताता है कितना कैश आया
और कितना गया, तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विक्रेताओं का बाजार वह है जहां पर सेलर मार्केट किसको कहेंगे, तो सेलर मार्केट कहेंगे आप सेलर कैन सेल वोट दे प्रोड्यूस, एक ऐसी मार्केट, एक ऐसा बाजार जहां पर विक्रेता सेलर जो चाहे बेच सकते हैं, वो होता है सेलर बाजार। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। संयुक्त मांग का उदाहरण है, एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट डिमांड इज, तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका इंक एंड पेन के लिए, दोनों के लिए संयुक्त डिमांड होती है, क्योंकि जैसे जैसे इंक की डिमांड बढ़ती है तो पेन की भी डिमांड बढ़ती है, या पेन की डिमांड बढ़ने से इंक की भी डिमांड बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह विवरण जिसमें किसी सभा में विचारित किए जाने वाला मामलों का विस्तार से खुलासा किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। द स्टेटमेंट विच मेंशन इन डिटेल द मैटर्स ऑफ द कंसिडर्ड इन द मीटिंग इज कॉल्ड, तो उसको क्या कहते हैं। मिनट ऑफ मीटिंग, सभा का सूक्ष्म, या एजेंडा ऑफ मीटिंग, या नोटिस ऑफ द मीटिंग, या रिसोल्यूशन, तो उसको बोलते हैं एजेंडा ऑफ द मीटिंग। मीटिंग का एजेंडा क्या है, आप किन मामलों को डिस्कस करेंगे, क्यों आप मीटिंग रख रहे हैं, कौन से मामले होंगे जिनको चर्चा होगी, उसको बोलते हैं एजेंडा ऑफ मीटिंग। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इंसिस्ट ऑन, व्यवसाय की आधुनिक अवधारणा किस पर जोर देती है। आधुनिक अवधारणा अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट, जो आधुनिक अवधारणा वो कहती है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाओ, या ये कहती है प्रोवाइडिंग सर्विसेज के सेवाएं दो, प्रॉफिट तो अपने आप आ जाएगा, या यूं कहती है कि रिस्क सहो, या प्रॉफिट विद द सर्विस, के प्रॉफिट तो कमाओ लेकिन सर्विस के साथ। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहता है आपका ऑप्शन डी, कि प्रॉफिट भी कमाओ लेकिन किसके साथ, सर्विस के साथ, सर्विस इतनी अच्छी दो ताकि आपको प्रॉफिट हमेशा होता रहे, तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैनरा बैंक ने बेंगलोर में एक नई शाखा खोली है, यह निम्नलिखित में से किस संगठनात्मक उद्देश्य को पूरा कर रहा है। आपको बताना है जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं यहाँ कौन सा है। तो देखिए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव तीन होते हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। सर्वाइवल, हर बिजनेस शुरू में सर्वाइवल करता है, वो चाहता है कि इतना तो कमा लूं जितनी की कॉस्ट आ रही है, उसके बाद फिर वो कॉस्ट कमाने शुरू कर देता है, फिर वो देखता है कि भाई अब मुझे प्रॉफिट भी कमाना है, थोड़ा सा और फालतू अर्न करूंगा। उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव हो जाता है बिजनेस को आगे बढ़ाना, मतलब ग्रोथ करना। तो ग्रोथ कैसे होती है, आज आपकी यहाँ ब्रांच है, कल को आप दूसरी जगह खोलेंगे, उससे आगे तीसरी जगह आप ब्रांच खोलते जाएंगे, मतलब आप अपने बिजनेस का विकास कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। तो ऑप्शन होगा आपका सी, क्योंकि यहाँ भी क्या है, बेंगलोर में शाखा खोली है, मतलब आप ग्रोथ कर रहे हैं अपने बिजनेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विनिर्माण उद्योग के उस प्रकार का नाम बताइए जिसमें मूल कच्चे माल को विभिन्न भागों में तोड़कर माल का अंतिम भाग तैयार किया जाता है। देखिए यहाँ पर बात इंडस्ट्री की हो रही है, और इंडस्ट्री में ऐसा पूछ रहे हैं कि आपको ऐसा बताना है जिसको एक बड़े पार्ट को छोटे छोटे पार्ट में तोड़कर उसका तोड़कर माल का अंतिम भाग तैयार किया जाता है, तो उसको एनालिटिकल कहते हैं, सिंथेटिकल कहते हैं, सिंथेटिक प्रोसेस कहते हैं, या असेंबली, तो वो होगा आपका एनालिटिकल। ठीक है, जहां पर एक ही चीज के अलग अलग पार्ट्स में बांटकर तैयार किया जाता है, कि जैसे क्रूड ऑयल, आपने क्रूड ऑयल निकाला, उसके बाद फिर उसमें से पेट्रोल अलग कर रहे हैं, आप कैरोसिन अलग कर रहे हैं, ठीक है, उसमें से डीजल अलग कर रहे हैं। तो इस तरह से जो आप एक ही प्रोडक्ट को कई जगह तोड़ तोड़ कर उसके कई प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, उसको बोलते हैं एनालिटिकल, विश्लेषणात्मक इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस सेवा का नाम बताइए जो ग्राहक को नए उत्पादों के बारे में जानकारी प्रदान करती है, तो वो सीधा सीधा है, सिंपल है बिल्कुल, क्या होगी, एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट एक ऐसी सर्विस है जो आपके नए नए कस्टमर को बताती है कि आप क्या बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेक इन इंडिया जो परियोजना थी वो किस तारीख को शुरू की गई थी, तो वो 25 सितंबर 2014 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपनी की भौगोलिक सीमा के भीतर भीतर अंदर खरीद और बिक्री को कहा जाता है। तो देखिए अगर आप कंपनी नहीं, एक देश के बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद इन द जोग्राफिकल लिमिट ऑफ द कंपनी, कंपनी नहीं यहाँ होगा कंट्री, एक देश के अंदर, एक देश के अंदर अगर आप खरीदना और बेचना कर रहे हैं तो उसको एक्सटर्नल ट्रेड कहते हैं, इंटरनल ट्रेड कहते हैं, होलसेल ट्रेड कहते हैं, रिटेल, तो उसको कहते हैं आप इंटरनल ट्रेड।
आंतरिक व्यापार में क्या होता है, एक ही देश के अंदर क्रय और विक्रय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप किस प्रकार की जोखिम के अंतर्गत आता है? तो ये एक प्राकृतिक, एक नेचुरल कॉजेज है, क्योंकि ये नेचर से ही आता है, ये ह्यूमन के हाथ में नहीं है। तो इसको बोलते हैं नेचुरल कोज रिस्क, ठीक है, प्राकृतिक कारण जोखिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यवसाय को जोखिम उठाने पर मिलने वाले इनाम को क्या नाम दिया जाता है? देखिए, जो व्यवसाय होता है वो जोखिम उठाता है, बिजनेस करता है, तो उसको बदले में क्या मिलता है? तो उसको बदले में प्रॉफिट मिलता है। प्रॉफिट उसी का होता है जो जोखिम उठाता है। ठीक है, बाकी जो जॉब करते हैं उनके लिए प्रॉफिट नहीं होता, उनको तो केवल सैलरी या फीस मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैलरी मिलती है, वेजेस मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टिम्बर इंडस्ट्री इज वो टाइप ऑफ इंडस्ट्री? देखिए, टिम्बर कौन सी इंडस्ट्री है जो जंगल से लकड़ियां लाकर उनको बेचती है? तो नेचुरल रिसोर्सेज से प्रोडक्ट निकालना, वो होता है आपका प्राइमरी इंडस्ट्री में। ठीक है, वो होता है प्राइमरी इंडस्ट्री में। सेकेंडरी में वो होगा जो इनसे कोई प्रोडक्ट बनाएंगे, और टर्शरी में वो होगा जो इनको सेवा देंगे, सेकेंडरी को सेवा देंगे। ठीक है, तो यह आ जाएगा आपका प्राइमरी इंडस्ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधे और पौध लगाना किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है? देखिए, है तो ये आपका प्राइमरी से ही संबंधित, लेकिन प्राइमरी भी दो तरह की होती हैं। एक तो एक्सट्रैक्टिव होती हैं, ठीक है, एक तो एक्सट्रैक्टिव होती हैं, और एक होती हैं आपकी जेनेटिक होती हैं। ये दो तरह की होती हैं, एक एक्सट्रैक्टिव और एक जेनेटिक होती है। दो तरह की होती हैं। एक्सट्रैक्टिव में तो यह है कि नेचुरल रिसोर्सेज से प्रोडक्ट निकाला जाता है। जैसे आप समुद्र से तेल निकाल रहे हैं, समुद्र से मछलियां निकाल रहे हैं, जंगल से लकड़ियां निकाल रहे हैं, तो वो तो आ गया निष्कर्षण में, मतलब एक्सट्रैक्टिव में। जेनेटिक में क्या होता है, इसमें हस्बेंड्री की जाती है, इसमें पौधे पालन होते हैं, या आपका जानवर पाले जाते हैं, वो सारी चीजें आ जाती हैं आपके जेनेटिक में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पौधे लगाना आ रहा है, तो ये किस में आ जाएगा, आपका जेनेटिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हुंडी विच इज पेबल ऑन द होल्डर और बैरियर इज कॉल्ड? वह हुंडी जो धारक या वाहक को देय होती है उसको क्या कहलाते हैं? तो उसको बोलते हैं, ऑप्शन आपका सी सही होगा, धनी जोग हुंडी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, मैरीटाइम रूट लिंक्ड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट सी एंड वर यूज फॉर ट्रेड ऑफ स्पाइसेस नोन एज, जो समुद्री मार्ग पूर्व से पश्चिम तक समुद्र से जुड़े हुए थे और मसालों के व्यापार के लिए उपयोग किए जाते थे, तो उनको क्या कहा जाता? वो जो रूट थे, तो उनको कहा जाता था स्पाइस रूट, सिल्क रूट या सी रूट? तो उनको कहा जाता था ऑप्शन बी, स्पाइस रूट। उनको स्पाइस रूट कहा जाता था, मतलब मसाला मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी व्यक्ति को एक निश्चित अवधि की समाप्ति पर देय हुंडी कहलाती है। एक निश्चित अवधि पर, एक निश्चित अवधि है, एक पीरियड है, जब वो पूरा हो जाएगा तो आप हुंडी उसको देंगे, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उस हुंडी को बोलते हैं धनी जोग मुदती हुंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि व्यवसायिक व्यवसायिक नहीं है? आपको बताना है कि इसमें कौन सा बिजनेस की एक्टिविटी नहीं है। तो देखिए, पहला है बाइंग और सेलिंग ऑफ हाउस बाय अ प्रॉपर्टी डीलर। एक प्रॉपर्टी डीलर है, वो क्या कर रहा है, वो खरीदता है और बेचता है घरों को, तो उसका तो मेन काम यही है, वो तो उसका तो ये व्यवसाय हुआ। बिजनेस एक्टिविटी उसके लिए तो ये है, बिजनेस एक्टिविटी है ये तो। हमसे पूछा है कौन सी बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। दूसरा, बाइंग और सेलिंग ऑफ कार्स बाय अ कार डीलर। एक कार का डीलर है, वो क्या करता है, खरीदता है और बेचता है कारों को, ये भी उसके लिए बिजनेस एक्टिविटी है, ये भी बात सही है। सेलिंग एन ओल्ड हाउस, एक पुराना घर बेचा गया है, टू बाय अ न्यू हाउस, एक नया हाउस खरीदने के लिए, बाय मोहित। मोहित क्या व्यवसायी है कोई? इसके बारे में नहीं पता हमें, मोहित मोहित कौन है, लेकिन इसने केवल एक ही घर खरीदा है। इसने केवल एक ऐसा घर बेचा है, पुराना अपना घर बेच दिया नए खरीदने के बदले में। तो ये व्यवसायिक एक्टिविटी नहीं है, ये वो बिजनेस नहीं कर रहा है, अपने घर रहने के लिए खरीद रहा है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। ठीक है, नन ऑफ दीज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दीज सर्विस ऑफ कॉमर्स विच प्रोवाइड्स द सर्विस ऑफ कॉमर्स विच प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द बिजनेसमैन इज कॉल्ड। वाणिज्यिक की वह सेवा जो व्यवसाय को सुरक्षा प्रदान करती है। सुरक्षा मतलब, अगर आप गुड्स को
सी रूट से ले जा रहे हैं तो रास्ते में चोरी ना हो जाए, आपको गुड्स खराब ना हो जाए, तो आप क्या कराएंगे उसके लिए? विज्ञापन कराएंगे, या बैंकिंग कराएंगे आप, या ट्रेड कराएंगे? उसके लिए आप बीमा तो कराएंगे, इंश्योरेंस तो कराएंगे। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ए होगा, इंश्योरेंस कराएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एथिक्स आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट इन, नैतिकता सबसे महत्वपूर्ण है बिजनेस में, एम्प्लॉयमेंट में, प्रोफेशन में, सभी में? तो सही ऑप्शन होगा आपका प्रोफेशन। जो प्रोफेशन होता है, जैसे आपका टीचिंग, आपका एडवोकेटिंग, या आपका सीए होते हैं, ये सब क्या होते हैं? प्रोफेशनल होते हैं, ये प्रोफेशन होते हैं। चार्टर अकाउंटेंट भी प्रोफेशन में ही आता है। तो इनमें एथिक्स होने जरूरी होते हैं, प्रोफेशन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी विच कैन बी कैरिड ऑन विदाउट एनी मिनिमम क्वालिफिकेशन इज, एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो बिना किसी मिनिमम क्वालिफिकेशन के हो सकती है, तो वो क्या है? वो है आपका बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। तो वो होगा आपका सही ऑप्शन बिजनेस। बिजनेस बिना किसी स्पेसिफिक या मिनिमम क्वालिफिकेशन के हो सकता है, अनपढ़ भी व्यापार कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिवार्ड फॉर द प्रोफेशन इज कॉल्ड, जो प्रोफेशन होते हैं, जैसे आपके एडवोकेट होते हैं, आपके टीचर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, इनको जो रिवॉर्ड मिलता है, बदले में इन्हें जो मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रॉफिट, फीस, या सैलरी? तो इनको मिलती है फीस। ऑप्शन आपका बी सही होगा। देखिए, जैसे जैसे हमारी वीडियो बढ़ेंगी, ऐसी ऐसी हमारे क्वेश्चन के लेवल भी इंक्रीज होते चले जाएंगे। हमें आपको बेसिक से एडवांस तक कराना है। ये एच टेट है, इसके बाद भी अभी पीजीटी का एग्जाम होता है, और उसमें भी आपको पता है स्क्रीनिंग टेस्ट भी होता है, उसके बाद फिर आपका मेन रिटन टेस्ट भी, रिटन एग्जाम भी होता है। तो ये यहाँ पर ज्यादातर बेसिक क्वेश्चन आते हैं, और आगे आपके हाई क्वेश्चन हो जाते हैं वही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ABC is charging very low price, which is just covering their cost so that it can remain competitive market. ABC लिमिटेड अचीविंग विच ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट, मैंने बताया था ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट जो होते हैं आपके, सर्वाइवल होता है, प्रॉफिट होता है, और ग्रोथ होता है। ठीक है, सर्वाइवल में बस इतना चाहते हैं कि हमारी कॉस्ट निकल जाए, ताकि हम बिजनेस चलता रहे हमारा। उसके बाद प्रॉफिट कमाते हैं, और प्रॉफिट के बाद फिर ग्रोथ करते हैं, बिजनेस को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर ये जो कर रही है, ये बस कॉम्पिटेटिव में रहने के लिए इतना कमा रही है, चार्जिंग बहुत कम, प्रॉफिट बहुत कम प्राइस ले रही है, ताकि बस ये मार्केट में बनी रहे, सर्वाइवल करती रहे। तो सही ऑप्शन होगा आपका सर्वाइवल। ये कौन से किसको ले रही है, कौन से ऑब्जेक्टिव को प्राप्त कर रही है? सर्वाइवल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माया इज कुकिंग फूड फॉर द फैमिली, माया फैमिली के लिए खाना बनाती है। राजू इज हेल्पिंग एन ओल्ड मैन क्रॉस द रोड, एक ओल्ड मैन रोड क्रॉस कर रहा है, उसको उसकी हेल्प करता है कौन? राजू। आर डूइंग आउट द लव ऑफ सिंपैथी, ठीक है, और ये क्यों कर रहा है? लव और सिंपैथी के लिए। आइडेंटिफाई द एक्टिविटी कंडक्टेड बाय द पर्सन्स अबाउ, तो यहाँ जो ये पर्सन्स हैं, कौन कौन? माया और राजू। तो ये कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं? एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, प्रोफेशन, या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? तो देखिए, ये कोई पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे, तो इनकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, मतलब ऑप्शन डी। तो आपने यहाँ पर देखा कि हमने कितने कम समय में आपको कितने क्वेश्चन, आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट, आपका बीएसटी का भी कॉन्सेप्ट हो चुका है, जिसमें आपका इंडस्ट्री आती है, और टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी आती हैं, ये आपका यहाँ आज कवर हो चुका है। और अकाउंट के भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ कवर हो चुके हैं, और मात्र आपके एक ही सेशन में ये कवर हो चुके हैं। और याद रखना, देखिए, ये नहीं है कि मैं आपको एक ये दिखाने के लिए कि मेरी क्लास अच्छी है और मैं आपको हार्ड से हार्ड क्वेश्चन लाऊं, नहीं। देखिए, यहाँ पर एचटेट में ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपका कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए पूछे जाते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। तो आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा तैयार करें, और इसका हम क्वेश्चन पेपर भी जल्दी ही सोल्व कराएंगे, आपका प्रीवियस भी, उसकी अलग से वीडियो होगी। बाकी आपकी सही 7 बजे आपको डेली वीडियो मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जाने से पहले वीडियो को लाइक करके जाना। टेक केयर, बाय बाय।